हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दूं कि मैंने कल लेसन 1 डिस्कस किया था, ठीक है, जिसका नाम था, आप यहाँ देख सकते हो कि हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। ठीक है, ये आपका लेसन 1 था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो लेसन 2 का नाम है वो है कि देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट है कि रोचक विधियों से वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर एवं मात्राओं की पहचान कराना। सेकंड, वर्डों का शुद्ध उच्चारण कर लिखवाना। थर्ड, इन वर्डों का सार्थक शब्दों में प्रयोग करना। फोर्थ, वर्डों के संयुक्त करने के नियम एवं प्रयोग बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। जो हिंदी की लिपि है वो क्या है, वो देवनागरी है। ठीक, इसका विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब देखिए, हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है और जो देवनागरी का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। ठीक है, मतलब जो देवनागरी है ये ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियां और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं और यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। सबसे विकसित संसार की जो वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। अस्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखे जाते हैं। जो आपका संस्कृत होता है, हिंदी होता है, मराठी होता है, नेपाली होता है, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और बंगला, गुजराती लिपियां इससे काफी मिलती जुलती है। उसी तरीके से गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे आ सकता है फ्रेंड्स कि जो गुरुमुखी है, मुंडा, कैथी, वो देवनागरी लिपि से ही विकसित हुआ है और जो देवनागरी है ये ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका देवनागरी लिपि है ये बहुत ही मतलब कि संसार के सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखिए, देवनागरी लिपि की वर्णमाला प्रायः संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। वर्णमाला के 2 भेद कौन कौन से हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु बाद मतलब कोई भी अवरोध नहीं होता है और वो गति से आती जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ओ, आ, ई, उ, ये सभी क्या है, आपके 11 स्वर होते हैं। तो ये पूरा आपका स्वर की परिभाषा हो जाता है और इसके उच्चारण में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अब वही बात करें अगर हम व्यंजन की, तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास गति में कहीं न कहीं बाधा या अवरोध अवश्य आती है, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है व्यंजन और स्वर, यह आप सभी को पता चल गया और इसकी परिभाषा आप सभी को याद भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओ, आ, ई, यहाँ जितने भी स्वर है दे दिए गए हैं। ठीक है, उ, री, ऐ, औ, अंग, अह। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्वर हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो व्यंजन। आपके व्यंजन क्या है, क, ख, ग, घ, ञ। ठीक है, अंग नहीं पढ़ते, इसको न्य पढ़ते हैं। ठीक, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ,
ब भ म य र ल व श स ह छ त्र य। तो ये आपके क्या है, सभी व्यंजन हैं। ठीक है, अब हमने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि कंठ से उच्चारण वाला कौन शब्द है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, होष्ठ क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। ठीक है, आप सभी को याद होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो आपका ये पंचम वर्ड है ये किससे उच्चारित होता है? आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। और क ख ग घ, ठीक, ये किससे उच्चारित होता है? च छ ज झ किससे उच्चारित होता है? ट ठ ड ढ किससे उच्चारित होता है? त थ द ध न, प फ भ। ये मतलब जितने भी है, लेकिन ज्यादातर आपको ये वाला आपका बताना है जो पंचम वर्ड होता है ये किससे उच्चारित होता है। ठीक, ये आप सभी के लिए प्रश्न है। अब देखिए यहाँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि ट वर्ग में जो आपका ये ड और नीचे बिंदी और ढ और नीचे बिंदी, ये दो वर्ड भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा मतलब अलग होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका ड और ढ है इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। अब देखिए स्र को संयुक्ताक्षर माना जाता है। आपका जो छत्री है वो भी संयुक्ताक्षर है, त्र वो भी है। ठीक है, ज्ञ ये क्या है, आपके संयुक्ताक्षर अक्षर माने जाते हैं। उसी तरह आपका जो अंग और अ है ये अयोग वाह माने जाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम काउंट करेंगे ना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपका अंग और अ नहीं होता है स्वर में, आपका केवल इतना ही होता है। क्योंकि जो अंग और अ होता है वो क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों में ही प्रयोग होता है। और अंग और अ को हम अयोगवाह कहते हैं, और जो आपका ड है और ढ है उसको हम उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका मूल्यांकन, जैसे कि प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप सभी का आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ सकता है। ठीक है, इस लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है ये भी हमने डिस्कस किया। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप तीनों का आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं और मुझे पता है कि बहुत ही इजीली तरीके से दे सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं बता भी दूं कि देवनागरी की लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है, तो इस लिपि में आपका हिंदी, संस्कृत, ठीक है, नेपाली, ये सभी इसी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, अयोगवाह से आप क्या समझते हो, तो अयोगवाह जो स्वर और व्यंजन दोनों में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका अंग हो गया, अह हो गया, ये सभी दोनों क्या है आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को देख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। अब देखिए हम आगे स्क्रॉल करते हैं और कैसे आप क्लासरूम में बता सकते हो, तो चलिए एक दो तरीके भी जान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या तरीका है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए हिंदी की प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक को बच्चों के साथ अधिक से अधिक सुनने, बोलने एवं समझने के काम करने होते हैं। उन्हें अधिक से अधिक अवसर देने होते हैं क्योंकि उस समय बच्चों की भाषा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ रहता है। और हालांकि विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास लगभग 1000 से 1500 शब्दों का भंडार होता है। यदि इन शब्दों के साथ ही पढ़ने की शुरुआत होती है तो वे बहुत ही जल्दी सीखते हैं। वर्डों को सिखाने हेतु वर्णमाला याद कराने का तरीका ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे वर्डों की आकृति से परिचित नहीं होते हैं। अतः बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों से वर्ण की ध्वनियां पकड़वाया जाए, वे वर्ण की बनावट और ध्वनियों में सामंजस्य आसानी से बैठा सकते हैं। अतः कविता कहानी द्वारा शब्दों पर तत्पश्चात वर्णों पर आना वर्णमाला सिखाने का सही तरीका है। जैसे कि हमने कल इंग्लिश में पढ़ा भी था, ठीक है, कि कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ उसमें हर एक पॉइंट का अर्थ समझ में आता है, प्लस वो विस्तृत रूप में होता है। अगर आप मतलब कविता के थ्रू सिखाएंगे तो आप पहले बताएंगे कि जो आपका मान लीजिए कविता है तो कविता कौन से
वर्ड से शुरुआत हो रहा है तो आप खुद बताएंगे क वर्ड से शुरुआत हो रहा है, तो बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। बट अगर आप वैसे ही बताएंगे स्वर व्यंजन अ आ क ख ग घ, अगर आप याद करने कहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ नियम आप सभी को कविता के थ्रू या कहानी के थ्रू बताना चाहिए। अब जैसे कि वर्डों को सिखाने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। बच्चा बोलने की शुरुआत न तो अ से करता है और न ही क से करता है, अतः वर्णमाला सिखाते समय भी जरूरी नहीं है कि अ या क से ही शुरुआत की जाए। बच्चों के लिए जैसे कि विषय वस्तु की शुरुआत झिझक दूर करने हेतु बातचीत से की जाए, जैसे कि कुछ सरल कविताएं सुनाई जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए सरसर, देखिए चलो इसको पढ़ते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका स फ फ, ठीक, तो यहाँ बहुत ही आसानी से समझा सकते हो। आप देख सकते हो कि स कितनी बार आया है, स हमारा वर्ड है, फ कितनी बार आया है, र कितनी बार आया है। तो इस तरीके से आप अगर उनको समझाएंगे तो उन्हें वर्णमाला का ज्ञान जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स कह रहा है कि कविता का वाचन अच्छी तरह से किया जाए, पतंग पर खूब बातचीत की जाए कि पतंग क्यों उड़ाया जाता है, कहाँ उड़ाया जाता है, पतंग को कैसे बनाते हैं, ठीक है, पतंग किस मंथ में उड़ाते हैं, किस महीने में उड़ाते हैं, पतंग को उड़ाने के लिए क्या चाहिए, मतलब पतंग में बहुत सारी बातें होना चाहिए। कविता को पुनः गाते समय शब्दों पर अंगुली पॉइंटर रखते हुए, वैसे आप सभी को पता है कि पढ़ते समय अंगुली नहीं रखना चाहिए, पेन या पेंसिल का यूज करना चाहिए, ठीक है, तो पॉइंटर रखते हुए आगे बढ़ा जाए। इससे बच्चे में उन शब्दों के साथ तालमेल बैठाते चलते हैं। दूसरे चार्ट पर भी यही कविता लिखी हुई होगी, लेकिन जिन वर्डों को सिखाना उद्देश्य हो उनसे संबंधित शब्द जैसे सर, फर और पतंग शब्द थोड़े बड़े एवं अन्य रंग वाले होंगे, ताकि कविता पढ़ते समय ध्यान उस विशेष शब्द पर चला जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका पतंग है तो आप इसको रेड में और थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, सर तो इसको थोड़ा दूसरे कलर में लिख सकते हो, ताकि उनका जो सबसे ज्यादा जो उनका ध्यान है उसी पे जाए। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं, है ना। अब देखिए मूल्यांकन, जैसे कि स, र, प, फ वर्डों की पहचान जांचने के लिए यहाँ ऊपर किया गया है। ठीक है, मूल्यांकन देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि स, र, प, फ वर्डों की पहचान जांचने के लिए इन वर्डों से युक्त अन्य शब्दों को फल देकर पढ़ने को अभ्यास कराया। जैसे स है तो स से सड़क भी बन सकता है, र से रात भी बन सकता है, प से पवन भी बन सकता है, फ से फल बन सकता है, फंदा बन सकता है, ठीक है, फलक हो सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से वर्णमाला, मतलब हो सकता है कि आप सभी को प्रोजेक्ट में ये भी आप लिख सकते हो, जो प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है सेकंड सेमेस्टर में, तो यही सब इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक, अब देखिए लिखने का अभ्यास किस तरीके से कराया जाए। तो उपयुक्त वर्डों की पहचान हो जाने पर उनका लेखन सिखाने हेतु तो कुछ आकृतियां बनवाने का अभ्यास जरूरी है। ये आकृतियां हो सकती है, जैसे कि आप इस तरीके से आकृतियां बना सकते हो, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है, पूर्ण विराम, ऑब्लिक, अर्धगोला, गोला, मतलब उनको लिखने का भी अभ्यास कराना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली क ख बनवाएंगे, गोला सबसे पहले क्या बना जाता है, गोला, तो उन्हें आसानी के साथ समझ में आएगा। तो समान आकृति वाले वर्डों का लेखन एक साथ कराने से सीखने में आसानी होती है। जैसे कि आपका ग, भ, म, झ, न, त, ल, र, श, ये आदि। ठीक, तो क्लियर हो गया। और वर्डों की लिखवाने की कुछ गतिविधियां, ठीक है, तो ये आप गतिविधियां एक्टिविटी है, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये पढ़ाने की उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पूरा एक्टिविटी दिया है ना फ्रेंड्स, पूरा एक्टिविटी दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ से संयुक्त वर्ड शुरू हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्टिविटी कराया है तो कोई मतलब नहीं होता है। तो हम अब डिस्कस करेंगे संयुक्त वर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जब दो वर्ड मिलकर किसी शब्द से प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त वर्ड कहा जाता है। इनमें कम से कम एक वर्ड स्वर रहित होता है, जैसे कि आपका ग्वाला हो गया, रम्या हो गया, क्यारी हो गया, अंत आदि। तो यही कह रहा है कि जब दो वर्ड मिलकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संयुक्त वर्ड कहा जाता है। इनमें कम से कम एक वर्ड स्वर सहित होता है,
जैसे कि ग्वाला, रम्या, क्यारी, अंत आदि। वर्ड को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ड, ठीक। उसके बाद सेकंड मध्य पाई वाले वर्ड, बिना पाई वाले वर्ड और विशिष्ट वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रथम वर्ड आने वाले वर्ड जैसे कि ख, ग, घ, च, ज, झ, य, ड़, त, थ, ध, न, प, ये पूरा क्या है आपके प्रथम आने वाले वर्ड है। इसी तरीके से द्वितीय वर्ड के वर्ड जैसे कि क, फ, ठीक। बिना पाई वाले जो वर्ड है वो आपका छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। विशिष्ट वर्ड जैसे र को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम लुंठित भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ल होता है वो पार्श्विक वर्ड होता है और जो र होता है इसे लुंठित वर्ड भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये कुछ नियम हैं कि संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं। तो आप सभी को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। खड़ी पाई या अंतर पाई वाले वर्ड तो आपका ये खड़ी पाई या अंतर पाई क, ख, ग। द्वितीय वर्ड के जो आपका आ जाता है मध्य पाई वाले वर्ड यानी क, फ, है ना। उसके बाद बिना पाई वाले वर्ड तो ये आपका आ जाता है च, ठ, ड, ढ। विशिष्ट वर्ड में आपका र आ जाता है। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए संयुक्त करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में आप देख सकते हो कि प्रथम वर्ग वाले वर्डों को अत्यंत पाई हटा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका पाई बना था ख्याति, तो जो ख आधा है ना, जो आपका जैसे बिना पाई वाला ये आपका क्या है यहाँ पे बिना पाई वाला, तो इसको क्या करते हैं एक को हटा देते हैं मतलब आधा ख। तो ख्याति हो गया, ग्वाला हो गया, चैवन हो गया, मतलब प्रथम वर्ग वाले वर्डों को अत्यंत जो पाई होता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ख है तो अगर हम इसको हटा देंगे ख और ये जो पाई लगा है इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ख, फिर ग, ठीक है, घ, च, इस तरीके से त, थ। तो ये क्या होता है इससे बिना पाई वाला यानी यहाँ से हट जाता है, यहाँ पे कोई बिंदी नहीं होता है। समझ गया आप सभी। आप इसमें डिफरेंट आप सभी को मैं बताऊं तो सिंपल जैसे ख है ये किस तरीके से इस तरीके से निर्माण हुआ है, ग किस तरीके से निर्माण इस तरीके से, च इस तरीके से। अब वही इसमें क्या लगा है पाई लगा है, लेकिन जो बिना पाई वाला इसमें ये नहीं होता है। जैसे छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ठीक। तो ये आपका नहीं होता है। ये द्वितीय वर्ग के वर्ड जिसमें क ऐसे इस तरीके से होता है, फ भी इस तरीके से होता है, ह भी। तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस यानी आपको अगर संयुक्त करने का कुछ नियम है तो प्रथम वर्ग वाले से अत्यंत जो पाई होते हैं उसको हटा देते हैं तो उससे ख्याति, ग्वाला इस तरीके से बन जाता है। और द्वितीय वर्ग में लटकी हुई शूंड हटा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका ये क द्वितीय वर्ग है ना, क और फ है, ठीक है। तो जो आपका ये क बना है इस तरीके से जो, तो इसको हम हटा के बस आधा क लिख देंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हो। जो हिंदी होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप और पढ़ेंगे इससे हार्ड तो हिंदी भी बहुत ही हार्ड होता है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब तृतीय वर्ग वाले वर्डों को नीचे जो हलंत लगा है ये आपका तृतीय वर्ड है। अभी दिखाऊं जो आपका ये तृतीय वर्ड है, ठीक है। ये जैसे कि च हलंत लगाया, ट हलंत लगाया, ठ। तो ये पूरा देखिए जैसे कि उच्च, वास, ट्यूब, तो इस तरीके से हो सकता है। र विशिष्ट वर्ड माना जाता है जब यह अन्य वर्डों के साथ संयुक्त होता है अर्थात स्वर होता है। इसका स्वरूप रेफ, ठीक। इस तरीके से भी र उस समय इसका प्रयोग अगले वर्ड के लिए होता है जैसे कर्म, ठीक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप देख सकते हो। र बहुत तरीके से लिख सकते हो। एक र तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्रम, ठीक। एक होता है आपका जैसे र इस तरीके से लिखते हैं रूम, है ना। बहुत सारे मतलब 3 से 4 तरीके हैं जिसको हम र लिख सकते हैं। र के साथ जब अन्य कोई स्वर रहित वर्ड जुड़ता है जैसे र अपना स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ट्रेन अगर लिखना हो तो हम इस तरीके से भी लिखते हैं र। तो यही यहाँ ये बिंदी लगाए हैं। र के वक्र रेखा वाला स्वरूप तब जुड़ने जैसे ख में र वक्र अगर हम लिखेंगे ब और यहाँ पे क के नीचे क्या आता है र, तो इसको हम र यहाँ भी लिख सकते हैं। तो र क्या है एक विशिष्ट वर्ड है, ठीक है।
ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो मूल्यांकन, जैसे कि कौन सा प्रयोग सही है। ठीक, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, तो यहाँ पे आपका चारों ही गलत है ना। अब चाहे तो हो सकता है प्रिंट में गलत हो, यहाँ पे चारों ही गलत है। तो ये आपका लेसन 2 में बस इतना ही आप सभी को पढ़ना था फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे इससे रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।